Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoom Shiksha. I am Divya Sharma. I hope you all are good. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसकी ऑलरेडी मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और आज ये हमारा पार्ट 7 होगा। और इस पार्ट 7 में आज हम अपने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिश ने अपनी पावर को इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया। पहले उन्होंने बंगाल को जीता, फिर उसके बाद मराठास को, मैसूर को, और इसके बाद बहुत सारे तरीक़ों से उन्होंने इंडिया पे अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया। तो आइए आज हम चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। A series of charter acts were also introduced by the British. अब ब्रिटिशर्स ने चार्टर एक्ट की जो सीरीज़ है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी। किसके लिए? फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेबलाइजिंग देयर कंट्रोल। अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रिटिशर्स ने चार्टर एक्ट की सीरीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो जो फर्स्ट चार्टर एक्ट था वो 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके अंदर क्या क्या बातें थी अब मैं आपको वो बताऊंगी। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। सेकंड, a vice president was to be appointed by the governor general in case of his absence from the council। कि अगर गवर्नर जनरल एब्सेंस होता है तो उसकी कमांड कौन ले लेगा? वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरीके से काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट भी हुई। द मेंबर ऑफ द कंपनी वर नाउ टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, यानी कि जो इंडियन रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उसी के थ्रू जो मेंबर्स थे कंपनी के उनकी सैलरी दी जा रही थी। ओके, और इसी के साथ जो फर्स्ट चार्टर एक्ट है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड चार्टर एक्ट आता है जो 1813 में आता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का मोनोपोली ट्रेड था इंडिया पर वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि अब इंडिया से कोई भी ट्रेड कर सकता है। द ट्रेड इन इंडिया वॉज नाउ ओपन टू ऑल इंग्लिशमैन, बट द कंपनी स्टिल एन्जॉय मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना, यानी कि लेकिन चाइना में कंपनी का मोनोपोली था ट्रेड के लिए। अ सम ऑफ 1 लाख was to be spent annually on the revival of Indian literature and promotion of scientific knowledge। और इसी के साथ सेकंड चार्टर एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम थर्ड चार्टर एक्ट के पढ़ेंगे जो कि 1833 में आया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है कि द कंपनी ऑल्सो लॉस्ट मोनोपोली ट्रेड विद चाइना, यानी कि इंडिया के साथ तो ऑलरेडी जो मोनोपोली ट्रेड है वो ख़त्म हो चुका था इंग्लिश का, बट अभी चाइना के साथ बचा हुआ था। तो इस टाइम पे क्या होता है कि मोनोपोली ट्रेड विद चाइना दे ऑल्सो लॉस्ट। बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल वर प्लेस्ड अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल, यानी कि यहाँ पे राजा का रूल नहीं होगा। बेसिकली जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो गवर्नर जनरल का यहाँ पर हो गया था। और जैसा कि हमने पिट्स एक्ट में पढ़ा था कि जो काउंसिल मेंबर की जो नंबरिंग थी वो 3 कर दी गई थी, बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ कि वो फिर से जो नंबरिंग थी काउंसिल की वो फिर से 1 बढ़ा दी गई थी। द 4th मेंबर कॉल्ड द लॉ मेंबर was added to the governor general council for लेजिस्लेटिव पर्पसेस। हेयर इसी के साथ हमारा थर्ड चार्टर एक्ट भी ख़त्म हो जाता है और अब हमारा चार्टर एक्ट जो 4th है वो आता है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द लॉ मेंबर वाज मेड अ फुल फ्लैज्ड मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल कुड अपॉइंट 2 more मेंबर्स टू हिज काउंसिल वेन एवर रिक्वायर्ड, यानी कि 2 ज़्यादा मेंबर्स को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया था काउंसिल में। और द काउंसिल वाज टू एक्सरसाइज इट्स फंक्शन ऑन द लाइन्स ड्रोन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
ओके। और इसी के साथ हमारे चार्टर एक्ट जो थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इंट्रोड्यूस जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जुडिशियल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ईच डिस्ट्रिक्ट was to have a Diwani Adalat, which is called civil court, and a Faujdari Adalat, which is called criminal court. The Diwani Adalat was presided over by the collector. Hindu and Muslim laws were to be applied for Hindus and Muslims respectively. The Faujdari Adalat or the criminal court was presided over by the Indian officers of the company. They got assistance from the Qazis and Muftis. In 1833 a law commission was appointed, यानी कि 1833 में एक law commission आता है. It was given the task of codification of Indian laws. Consequently, the Indian Penal Code was compiled that laid the ideal of one law for all. This means that one uniform law would be applicable for both the Indians and the English in the matter of jurisdiction. और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आर्मी और पुलिस के बारे में. इन ऑर्डर टू हैव अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव आर्मी, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़रूरी था इफेक्टिव आर्मी का होना. द आर्मी वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कीप अ चेक ऑन फॉरेन इन्वेजन्स, ताकि कोई भी अगर फॉरेन आक्रमण होता है तो जो आर्मी है वो उसको प्रोटेक्ट कर ले. आर्मी वॉज ऑल्सो टू कीप अ चेक ऑन इंटरनल रिवोल्ट ऑफ रूलर्स, यानी कि जो इंटरनल आक्रमण हो रहे थे उन पर भी नज़र रखने के लिए आर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. द आर्मी मेनली कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स और स्पॉयज. द हायर रैंक्स ऑफ द आर्मी वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश. एन इंडियन could rise only to a rank of a subedar. More attention was given to the infantry regiment of the army. Soldiers were trained in the European methods of warfare and their lives were made more disciplined. The army officers in Bengal were paid more than their counterparts in Bombay and Madras. और इसी के साथ ये आर्मी का मैंने बताया. अब हम पुलिस के बारे में पढ़ेंगे. गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस is credited to have established a regular police force in India, यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रेगुलर पुलिस सिस्टम का इंडिया में. और 1792 से लेकर ही हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया इनटू नंबर ऑफ थानाज, यानी कि थाने होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में. एक दरोगा जो कि एक इंडियन होगा वॉज द हेड ऑफ द थाना. ही वॉज असिस्टेड बाय द पुलिसमैन इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. The zamindars were deprived of their task of maintaining peace in the district. The darogas of various police stations were under the district superintendent who was generally a British, यानी कि दरोगा के ऊपर कौन होगा, सुपरिटेंडेंट होगा जो कि ब्रिटिश होगा. जब चौकीदार्स looked after the villages, the कोतवाल्स maintained law and order in the town. और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें. हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी थर्ड चैप्टर पर होगी. सो थैंक यू.